नमस्कार। टॉप ट्रेंडिंग एमपी जीके में आपका स्वागत है। टॉप ट्रेंडिंग एमपी जीके का यह 12वां वीडियो है। इसमें भी हमेशा की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट 100 प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसमें ऐसे प्रश्नों को ऐड किया गया है जो अब तक एमपी के विभिन्न एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं। साथ ही इसमें एग्जाम पैटर्न के आधार पर कुछ नए प्रश्नों को भी ऐड किया गया है, जिसमें एमपी करंट अफेयर्स भी शामिल है। यह प्रश्न आगे आने वाले एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, शिक्षक, महिला पर्यवेक्षक जैसी तमाम परीक्षाओं में छपने वाले प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट छोड़ सकते हैं। साथ में ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? तो देखिए, मध्य प्रदेश से आप सभी जानते हैं कि 5 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, जिनमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। लेकिन बिहार की जो सीमा है ये मध्य प्रदेश से स्पर्श नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का जिला महाराष्ट्र राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? देखिए, जब भी हमें मध्य प्रदेश के अन्य पड़ोसी राज्यों को डायरेक्टली पूछ लिया जाता है तो हमसे प्रश्न बन जाता है, लेकिन उसे अगर प्रश्न कठिन करना होता है तो वह जिलों को पूछ देगा। तो आप इन्हें भी याद करके चलेंगे। महाराष्ट्र राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करने वाला इनमें से जिला है, देखिए, जो बड़वानी है ये स्पर्श करता है, बैतूल भी करता है, देवास नहीं करता है। ठीक है, देवास नहीं करता है, बुरहानपुर करता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, यानी कि देवास जो है महाराष्ट्र से नहीं लगा हुआ है। तीसरा प्रश्न है, शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियां किस पर्वतमाला में स्थित हैं? देखिए, पिछली बार ये पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, इस बार पटवारी में पूछा गया है और आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। ये जो है विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्न शिखर हैं, इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो मध्य प्रदेश के इन शिखरों को आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले जब भी हम बढ़ते क्रम में लगाएंगे तो उससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इनकी हाइट कितनी है। ठीक है, ये हाइट के अकॉर्डिंगली पूछे गए हैं। धूपगढ़ी की बात करें तो ये 1352 मीटर है। चौरागढ़ी की बात करें तो ये भी पचमढ़ी में ही स्थित है और ये जो है 1326 मीटर है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पहली धूपगढ़ है, आप सभी जानते हैं। अमरकंटक की अगर हम बात करें तो अमरकंटक की जो हाइट है ये 1124 मीटर है। और अगर सद्भावना शिखर या गुडविल चोटी जिसे कहा जाता है तो इसकी जो हाइट है ये 724 मीटर है। ठीक है, अब इन्हें हम लगा सकते हैं। आरोही क्रम में लगाना है यानी कि बढ़ते क्रम में लगाना है, तो बढ़ते क्रम में जब भी हम लगाते हैं तो सबसे छोटे से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा है ये 724 यानी कि 4 नंबर पहले आएगा। 4 नंबर इनमें से किस पर है? ये सी पर है और ये ऑप्शन से देखें तो ये सी पहले ही राइट हो जाएगा। अमरकंटक की बात करें तो ये तीसरे नंबर पर है, ये सही है। फिर दूसरा यानी कि चौरागढ़ और फिर पहला, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। और इनकी हाइट भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में बनता है। अगला प्रश्न है, विंध्यन कगार का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो विंध्यन जो कगार है इसके दक्षिणी भाग को भांडेर पठार या भांडेर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर वी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर? तो देखिए, जब हम मध्य प्रदेश में दक्षिण से उत्तरी की ओर जाएं तो ये हमें जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी है। तो मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं बहती है? तो देखिए, मध्य प्रदेश में जो है पार्वती ये नदी बहती है, सिंध बहती है, दोनों ही जो है चंबल की सहायक नदियां हैं। माही बहती है। पेनगंगा की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, ये महाराष्ट्र में बहती है और गोदावरी की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, सही जोड़े को चुनिए। देखिए, चचाई, यहाँ एक तरफ आपको जलप्रपात दिए गए हैं, दूसरी तरफ नदियाँ दिखाई दे रही हैं, तो आप इससे अनुमान लगाएंगे। चचाई जलप्रपात की बात करें तो ये माही नदी पर है, ये गलत है क्योंकि ये माही नदी पर नहीं है। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है। किस पर है? बीहड़ नदी पर है। तो आपको ये याद रखना है, ये रीवा में है, बीहड़ नदी पर। ठीक है, अगर हम क्योरी, ये क्योरी नहीं है, केवटी है, तो केवटी की बात करें ये बरगी नदी पर है, ये भी गलत है। ये रीवा में ही है,
लेकिन ये महाना नदी पर है। दर्दी की बात करें तो ये चंबल नदी पर है, ऐसा गलत है क्योंकि दर्दी जो है नर्मदा नदी पर बना प्रमुख जलप्रपात है। कपिल धारा की बात करें तो कपिल धारा जो है नर्मदा नदी पर है, ये सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खान और गंभीर ये सहायक नदियां हैं। खान और गंभीर जो है किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी, यानी कि क्षिप्रा नदी की। ठीक है, ये दोनों ही नदियां इंदौर के नज़दीक बहती हैं और ये क्षिप्रा नदी में मिल जाती हैं, तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है इंद्रावती की घाटी में कौन सी नदी बहती है? तो इंद्रावती जो है ये इंद्रावती की घाटी छत्तीसगढ़ में है और इसकी घाटी में बहने वाली नदी का नाम क्या है? गोदावरी है। तो क्योंकि गोदावरी जो है इसके अपवाह क्षेत्र में ये इंद्रावती घाटी आती है, तो इसका राइट आंसर भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वारी नदी निम्न में से किस जिले से होकर बहती है? तो देखिए क्वारी नदी आप सभी जानते हैं कि शिवपुरी के पठार से निकलती है और शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना और भिंड होते हुए ये सिंध में मिल जाती है। तो इसमें से जो जिले दिए गए हैं ये मुरैना है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ए है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है? तो देखिए आप सभी जानते हैं कि शिवपुत्री के नाम से नर्मदा को जाना जाता है, उसी प्रकार सूर्य भगवान की पुत्री के नाम से ताप्ती को जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है कपिल धारा झरना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए जो कपिल धारा झरना है ये जब नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से, उसके बाद कुछ समय बाद ये जो है इसी नदी पर बनाती है, तो इसका राइट आंसर ए है। कपिल धारा है, सहस्त्र धारा है, दर्दी है, ये सभी जो है नर्मदा नदी के जलप्रपात हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से मध्य प्रदेश की किस नदी पर आपको चचाई जलप्रपात देखने को मिलेगा? तो देखिए जो चचाई जलप्रपात है अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो है रीवा में है और बीहड़ नदी पर है, तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस नदी के तट पर चेदी राज्य बसा था? देखिए जो चेदी राज्य है इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छा बताया भी है और अब आपको कमेंट करके सिर्फ इतना बताना है कि इसकी राजधानी क्या थी। ठीक है, और ये जो बसा था बेत्रावती यानी कि बेतवा नदी के किनारे, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है सोनार नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोनार नदी ये सहायक नदी है केन नदी की, यानी कि इसका राइट आंसर होगा सी। और केन नदी आप सभी जानते हैं कैमूर के पर्वत कटनी से निकलती है और यमुना नदी में ये मिल जाती है। अगला प्रश्न है हलाली परियोजना किस जिले में स्थित है? देखिए हलाली जो परियोजना है ये बेतवा की एक नदी है, सहायक नदी है जिसका नाम है हलाली, इस पर बनी है इसलिए इसे हलाली परियोजना के नाम से जाना जाता है। और ये जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बनी है। साथ में ही आपको ये भी याद रखना है विदिशा और रायसेन इससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं। अगला प्रश्न है गुलाब सागर महान परियोजना ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो देखिए जो गुलाब सागर महान परियोजना है ये मध्य प्रदेश के सीधी जिले में है, तो इसका राइट आंसर वी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस या किन जिलों में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है? तो लाल और पीली मिट्टी का जो क्षेत्र है ये है मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, जिसमें मंडला आपको देखने को मिलेगा, बालाघाट देखने को मिलेगा, शहडोल, उमरिया इत्यादि जिले मिलेंगे जहां पर आपको लाल पीली मिट्टी देखने को मिलेगी। तो इसमें से ये चारों ही जिले शामिल हैं, तो इसका राइट आंसर वी होगा। अगला प्रश्न है कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? देखिए जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसके अनुसार अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में तृतीय स्थान है। कौन सा है? तृतीय स्थान है। पहले पर उड़ीसा है, दूसरे पर छत्तीसगढ़ है और तीसरे पर हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में अगर लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 18.51% कोयले का उत्पादन कुल उत्पादन के होता है, तो इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न फिर से खनिज से है। डोलोमाइट के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में कौन सा स्थान रखता है? तो देखिए ये मैंने जो प्रश्न उठाए हैं इन्हें ईयरली बुक से उठाया गया है, तो इसमें लेटेस्ट डेटा दिया जाता है और इस डेटा से ही प्रश्नों को पूछा जाएगा, तो आप ये भी याद रखेंगे।
और जब भी प्रश्न ये नंबरिंग वाले बनेंगे, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तो यही प्रश्न बनने वाले हैं, तो आप इन्हें याद करके चलेंगे। डोलोमाइट की अगर हम बात करें तो डोलोमाइट के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है, ये आपको याद रखना है, पहले नंबर पर है डोलोमाइट के उत्पादन में, तो इसका राइट आंसर बी है। 22वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के हरदा जिले में स्थित उस डेयरी का नाम बताएं जो बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण और दुग्ध प्रमाण के लिए जानी जाती है या उस क्षेत्र में कार्य करती है। देखिए आजकल ऐसे प्रश्न भी बनते हैं और इन प्रश्नों को जो है आयोग जब पूछता है तो कहीं ना कहीं ये हमसे बन नहीं पाते हैं। ये प्रश्न जो है 2017-18 में जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो हरदा की उस डेयरी का नाम है सहयोग, ठीक है, ये सहयोग के नाम से संचालित होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की थी? ये प्रश्न एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 में ही पूछा गया है, मतलब इसी साल की जो मई में एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न आया है। तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के महू में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का जो कॉलेज है ये स्थित है। यहीं पर जो है क्वांटम प्रयोगशाला या क्वांटम लैब की स्थापना भारतीय सेना ने की थी। तो इसका राइट आंसर ए है, मऊ इंदौर में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? देखिए ये प्रश्न भी एमपीपीएससी की जो 2023 की उसी परीक्षा से लिया गया है जो अभी मैंने बताया था आपको, 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी की थी ये की थी इंदौर शहर ने। तो इसका राइट आंसर डी है, ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में इसका आयोजन हुआ था और इसका जो उद्घाटन था ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल रूप में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना में महिलाओं को कितनी राशि दी जाती है? देखिए ये प्रश्न पूछा ऐसे गया था कि कितनी राशि दी जाएगी, क्योंकि ये प्रश्न तब जब आया था तब ये योजना लागू नहीं हुई थी, तो अब मिलना स्टार्ट हो गया है। ये पीएससी का ही प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी जानते हैं कि 1000 रुपये प्रति माह है। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो ये 1968 में स्थापित हुआ था और 1994 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। ये मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसका राइट आंसर वी है। अगला प्रश्न है, फॉसिल जीवाश्म पार्क ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए फॉसिल यानी कि जीवाश्म से संबंधित मध्य प्रदेश में 2 नेशनल पार्क हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पहला है ये जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क के नाम से है, ये वास्तव में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान घुघुवा के नाम से है, क्योंकि ये उस स्थल का नाम है। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका पूरा नाम है घुघुवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और ये मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर सी है। लेकिन दूसरा मैं बताना चाहता था डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि जो डायनासोर के जीवाश्म हैं जहां संरक्षित हैं उस स्थल का नाम उस स्थल के नाम से बना है, तो वो धार जिले में है। ठीक है, तो ये 2 आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी पार्क किस नाम से अधिक जाना जाता है? तो सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे कि ये किस जगह पर है, तो ये है इंदौर में और ये जाना जाता है इंदौर रीजनल पार्क के नाम से। तो इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर WWW ने कब शुरू किया था? ठीक है, तो चाहे आपसे WWW पूछा जाए या डायरेक्टली आपसे पूछ दिया है कि मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, आप हमेशा याद रखेंगे 1973 में, और पहला राष्ट्रीय उद्यान था जहां पर यह प्रोजेक्ट टाइगर संचालित किया गया, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में कुल प्रोजेक्ट टाइगर की संख्या है 7। इसका राइट आंसर है वी। और पहला जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था उसे किया गया था, मैंने अभी आपको बताया था कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को ही कान्हा किसली टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, जो मध्य प्रदेश का पहला था। ये आपको याद रखना है। साथ में ही आपको ये भी याद रखना है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं, इस चैनल पर नए आए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ में आपको ये याद रखना है कि अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम की लिंक दे देंगे, जहाँ पर जाकर के आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है,
पेंच बाघ रिजर्व किसके नाम पर रखा गया है? तो जो पेंच बाघ रिजर्व है, आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश का पेंच राष्ट्रीय उद्यान या पेंच ये बाघ रिजर्व, इसके बीचों बीच से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है पेंच नदी। ठीक है, तो उस पेंच नदी के नाम पर ही पेंच बाघ रिजर्व या पेंच राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसे जाना जाता है। साथ में आप इसे याद रखेंगे कि इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहीं पर मोगली लैंड भी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वनस्पति अधिकतर कान्हा नेशनल पार्क में पाई जाती है? देखिए, ये प्रश्न 2017 में पटवारी एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन यही प्रश्न सेम टू सेम इस बार के पटवारी एग्जाम में भी पूछा गया है और वन रक्षक में भी आया है, तो ये आपसे बन सकता है आगे भी, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर सबसे अधिक वृक्ष जो पाए जाते हैं, इसका नाम है साल का पेड़, यानी कि साल का वृक्ष। अगर आप याद रख सकें तो सोरिया रोबस्टा यानी कि साल के वृक्ष का ये वानस्पतिक नाम है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से उत्कृष्टता का पुरस्कार पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ने किस वर्ष में प्राप्त किया था? यह प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है। 2017 के पटवारी एग्जाम में पूछा गया था और 18 में ये विपणन संघ की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछा गया था। तो ये जो है 2007 की बात है जब पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ने ये पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित निम्न बाघ रिजर्व में से कौन सा मोगली की असली भूमि और रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक का क्षेत्र माना जाता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये राष्ट्रीय उद्यान जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर बी है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। साथ में ही मध्य प्रदेश और इसका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो ये आपको जोड़ा दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको ज्ञात करना है। कीटनाशक संयंत्र ये बीना में है, ये सही है। ठीक है, ये सही है। फल संवर्धन इकाई भोपाल में है, ये सही है। तेल एवं पशु आहार संयंत्र शिवपुरी में है, ये सही नहीं है। ये जो है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में है। दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र है, ये गलत लिखा है। ठीक है, दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र ये होशंगाबाद में है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असंगत है? ये भी प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें भी याद रखेंगे। टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट इंदौर में है, ये सही है। कृषि उपकरण फैक्ट्री ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है, ये भी सही है। ड्रग और फार्मास्यूटिकल्स ये सागर में है, ये गलत है। ये मध्य प्रदेश के इंदौर में है और आपको याद रखना है ये मध्य प्रदेश के या तो इंदौर ऑप्शंस में आएगा या फिर रतलाम भी आ सकता है, लेकिन सागर इसका राइट आंसर नहीं है। तो ये जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है जिलेटिन कारखाना, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, ये सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यह भी काफ़ी पूछा जाता है, इन्हें भी आप याद rखेंगे। मध्य प्रदेश वित्त निगम 1955 में स्थापित हुआ था, ये सही है। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी सही है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी सही है। लेकिन मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम 1976 में बना था, ये गलत है। इसकी स्थापना जो है 1965 में हुई थी, ये सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला बायोमास संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? मैं पूछ रहा हूँ बायोमास संयंत्र, तो ये जो है बायोमास संयंत्र बनाया गया है कसई ग्राम बैतूल में। तो इसका राइट आंसर है बी, ये जो है पहला बायोमास संयंत्र है। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली पवन चक्कियाँ किस जिले में स्थापित की गई थी, तो आप याद रखेंगे देवास के जमगोदरानी पहाड़ी को, जहां पर सबसे पहले 64 पवन चक्कियाँ 1995 में स्थापित की गई थी। लेकिन वर्तमान में पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जिला रतलाम है, तो इसका राइट आंसर डी है। और यहीं पर सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र इसके जो रतलाम के पिपलौद में लगा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो सर्वाधिक जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने वाला जिला खंडवा है, राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, विंध्याचल तापीय ऊर्जा स्टेशन किस जिले में स्थित है? तो देखिए, जो विंध्याचल
तापीय ऊर्जा स्टेशन है ये जो है मध्य प्रदेश के बेड़न यानी कि जिला है इसका सिंगरौली यहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1987 में रूस की सहायता से की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश मोटर वाहन अधिनियम कब बना था? तो मध्य प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम 1994 में बना था, राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश में रीवा को जबलपुर जिले से जोड़ता है? देखिए ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है, अगर आप उस क्षेत्र में बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको ये काफ़ी कठिन लगेगा। इस प्रश्न को रखने का औचित्य सिर्फ इतना है कि आजकल ऐसे प्रश्न भी बनने लगे हैं जिनमें आपको फंसाया जा सकता है, तो आप ऐसे प्रश्नों को भी याद रख के चलेंगे। मैप पे थोड़ा सा प्रयास करेंगे राष्ट्रीय राजमार्गों को देखने का और फिर आप याद करने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। तो रीवा से जबलपुर को जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका नाम है NH30, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है बी होगा। ये है जो रीवा से कटनी जबलपुर होते हुए आगे मंडला जाता है और उसके बाद में ये फिर छत्तीसगढ़ की तरफ चला जाता है, तो इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या जो है 44 है, इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश डाक तार परिमंडल का मुख्यालय नागपुर से भोपाल कब स्थानांतरित किया गया था? देखिए इसकी स्थापना जो है मध्य प्रदेश डाक तार परिमंडल की स्थापना जो है 1962 में हुई थी, लेकिन तब इसका मुख्यालय नागपुर था, बाद में भोपाल में ट्रांसफर किया गया, कब? 1965 में, तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है नदीम उर्दू का सबसे पुराना अखबार है जो मध्य प्रदेश के किस शहर से प्रकाशित होता है? तो नदीम जो है ये उर्दू का अखबार है, ये आपको याद रखना है और ये मध्य प्रदेश के भोपाल से प्रकाशित होता है, इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है आकाशवाणी केंद्र ग्वालियर की स्थापना कब हुई थी? देखिए जो मध्य प्रदेश की पहली आकाशवाणी केंद्र था ये था इंदौर, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। उसके बाद में 1956 में भोपाल में और 1964 में जो है ग्वालियर में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की तीसरी खंडपीठ कहाँ खोली जाना प्रस्तावित है? आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में है, जिसकी दो खंडपीठ मतलब ग्वालियर और इंदौर में है। तीसरी खंडपीठ खोलने के लिए ये प्रस्तावित शहर है जिसका नाम है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश विधानसभा की वर्तमान इमारत किस वर्ष में तैयार की गई थी? तो ये विधानसभा की जो वर्तमान इमारत है ये 1996 में तैयार की गई थी, तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है सुशासन दिवस किस व्यक्ति के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है ये जन्मदिन है 25 दिसंबर, ठीक है। 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये व्यक्ति थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है लोक सेवा वितरण गारंटी अधिनियम मध्य प्रदेश में किस वर्ष में पारित किया गया था? ये सभी प्रश्न पूछे हुए प्रश्न हैं, इन्हें यहाँ रखा गया है, आगे भी इनसे काफ़ी प्रश्न बनते आ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, यानी कि 2010 में। अगला प्रश्न है प्रथम मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम का वर्ष क्या था? तो देखिए जो काशी प्रसाद पांडे समिति थी उसकी अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1962 में पहली बार जो है ये अधिनियमित किया गया था, तो इसका राइट आंसर सी है। ये किन्हीं कारणों से आगे चल करके विफल रहा, फिर 1981 में एक पंचायती राज अधिनियम आया, फिर उसके बाद में 1993 में आया, तो ऐसे करके ये जो है चलते रहे। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में पुलिस डॉग स्क्वाड की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश पुलिस ने डॉग स्क्वाड की स्थापना 1959 में की थी, तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए मध्य प्रदेश पुलिस का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये याद रहना चाहिए कि मध्य प्रदेश पुलिस का जो स्मृति दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अक्टूबर को, तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश CM राइज योजना को कब प्रारंभ किया गया था? तो देखिए ये प्रश्न जो है आगे के 3-4 प्रश्न आपको PSC के द्वारा 2 एग्जाम्स, एक है ADPO और दूसरा है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उसमें ये पूछे गए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को उठाया गया है। ये दोनों 3-4 जो भी प्रश्न हैं ये पूछे गए हैं, ठीक है। इस प्रश्न की बात करें तो ये कहीं कहीं आपको 11 जून 2021 मिलेगा और
आयोग ने जो है 12 जून 2021 इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है, जो सही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम या रोजगार स्थापित करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है, इसके पात्रता की कुछ शर्तें रखी गई हैं, जिसमें पहली शर्त है कि जो शिक्षित युवा है यानी कि जो लाभार्थी रहेगा उसकी एज 18 से 45 के बीच में होनी चाहिए, पहली शर्त ये है। दूसरा ये है कि उसकी आय 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये वार्षिक आय की बात की गई है। तीसरा, कुछ गिरवी नहीं रखना है इसमें, ये भी सही है। चौथा यह है कि वह कहीं भी किसी भी संस्था में यानी कि वित्तीय संस्था में डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया हो। साथ में ही ये जो है 8वीं पास होना चाहिए अभ्यर्थी को, जो है माफ़ कीजिएगा लाभार्थी को, ये 8वीं पास होना चाहिए ना कि 10वीं। तो न्यूनतम 8वीं पास होना है, 10वीं नहीं, जो इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश आयुष विभाग के द्वारा आयुष आपके द्वार योजना कब से शुरू होगी। तो पूरे प्रदेश में ये योजना शुरू होगी 1 अगस्त 2023 से, तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सुजल भक्ति सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है। ये देखिए, ये भक्ति नहीं है बल्कि ये शक्ति सम्मान है, तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। तो स्वच्छ स्वजल शक्ति सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो छिंदवाड़ा जिले की रहने वाली जल सखी के नाम से प्रसिद्ध श्रीमती अनीता चौधरी को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, इंदौर में हुए भारतीय प्रवासी सम्मेलन 2023 में मुख्य अतिथि कौन थे। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको दो बातें याद रखनी है। एक तो ये इंदौर में हुआ था ये, और दूसरा ये है कि मोहम्मद इरफान अली ये कहाँ के प्रमुख थे। तो ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं, ये जो है मुख्य अतिथि थे। अगला प्रश्न है, 2 से 5 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था। देखिए, ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं, करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्न हैं ये। तो ये जो प्रश्न है इन्हें हम करंट के तौर पे देख सकते हैं, करंट अफेयर्स के तौर पे इन्हें देख सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन की बात करें तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश स्नूकर एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो मध्य प्रदेश स्नूकर एसोसिएशन की स्थापना खेल राजधानी इंदौर में की गई है, तो ये इसका जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो मध्य प्रदेश में खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग 1975 में भोपाल में स्थापित किया गया था, जो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में क्रिकेट एसोसिएशन को पहले किस नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को जो है पहले जाना जाता था, देखिए 1941 में इंदौर में मध्य प्रदेश हॉलकर क्रिकेट एसोसिएशन जो है स्थापित हुई थी, जिसे बाद में जिसका नाम परिवर्तित करके मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन कर दिया गया, तो इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, मलखंभ में खंबे की ऊंचाई कितनी होती है। तो देखिए, सामान्यतः मलखंभ में खंबे की जो ऊंचाई होती है ये 2.6 मीटर होती है, यानी कि लगभग 8.6 फीट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्टेडियम जबलपुर में स्थित नहीं है। तो मध्य प्रदेश में जो जबलपुर है, जबलपुर में रानीताल क्रिकेट स्टेडियम स्थित है, अशोक पटेल स्टेडियम स्थित है, बाबे अली जो स्टेडियम है ये जबलपुर में स्थित नहीं है, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम भी जबलपुर में स्थित है, लेकिन बाबे अली स्टेडियम ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, ना कि जबलपुर में। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है। तो देखिए, साक्षरता से आपसे कई प्रश्न बन सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। तो ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में साक्षरता दर 69.3% है। साथ में ही आपको ये भी पूछा जा सकता है कि महिलाओं की कितनी है। तो ये जो है महिलाओं की 59.2% है, पुरुषों की कितनी है तो 78.7% है। ये कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किन जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है। मतलब 1000 पुरुषों पर 1000 से अधिक महिलाएं हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे ये 4 ही जिले हैं जिनका 1000 से अधिक है, बाकी के सब नीचे हैं, तो आप इन्हें याद रखेंगे। बालाघाट का है 1021। वहीं अगर हम बात करें अलीराजपुर की तो इसका है 1000
11 ये दूसरे नंबर पर है, और मंडला की बात करें तो 1008, और अनूपपुर की बात करें तो 1002। इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 से 2011 तक महिला साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है? तो देखिए, वृद्धि की बात अगर महिला साक्षरता दर में करें तो लगभग 10% जो है वृद्धि देखी गई थी। तो इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, कंघी शिल्प निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? तो देखिए, जो कंघी है ये कहीं ना कहीं सिख गुरुओं से प्रेरित होकर के बंजारा जनजाति के प्रचलन में आई। तो इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति में दूध लौटावा ये प्रथा है, ये किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये जो दूध लौटावा प्रथा है ये शादी से संबंधित होती है, विवाह से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर सी है। आपको ये याद रखना है। साथ में ही आपको ये भी याद रखना है कि आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना है, अपना बहुमूल्य कमेंट बॉक्स में छोड़ना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। अगला प्रश्न है, कौन से राजपूत समूह से रुद्र प्रताप सिंह संबंधित थे? ठीक है, तो अगर हम रुद्र प्रताप सिंह की बात करें तो ये जो है बुंदेला राजपूत थे। इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, शाहजहां बेगम भोपाल की कौन सी शासका थी? तो देखिए, जो शाहजहां बेगम हैं ये भोपाल की 8वीं शासक थीं। तो इसका राइट आंसर डी है। ये दोनों ही प्रश्न या आगे 2-3 प्रश्न और हैं ऐसे जो MPSI का जो पेपर हुआ था 2017 में, ये वहाँ से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल के दोस्त मोहम्मद खान ने किस वर्ष में अंतिम सांस ली थी? तो भोपाल के जो नवाब थे दोस्त मोहम्मद खान, इन्होंने अपनी अंतिम सांस यानी कि इनकी मृत्यु जो है 1728 में हुई थी। अगला प्रश्न है, ठाकुर दौलत सिंह जो ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में लड़े थे, किस जिले से संबंधित थे? देखिए, 1857 के विद्रोह में जिन सेनानियों ने भाग लिया था उनसे संबंधित जिले हमेशा पूछे जाते हैं। उन्हीं में से एक है ठाकुर दौलत सिंह। ठाकुर दौलत सिंह जो है देवास जिले से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली और गुजरात के बीच समृद्ध व्यापार के कारण मध्ययुगीन समय में ... एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था। वर्तमान मध्य प्रदेश के किस शहर के बारे में बात की जा रही है? तो वह शहर था विदिशा का सिरोंज, यानी कि सिरोंज जो तहसील है ये उस समय का प्रसिद्ध शहर हो गया था अपने व्यापार के कारण। अगला प्रश्न है, मालवा की मुस्लिम सल्तनत की राजधानी का नाम क्या है? तो मालवा की जो मुस्लिम सल्तनत थी उसकी राजधानी थी मांडू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, निम्न राजपूत वंशों में से किसने मध्य प्रदेश पर शासन किया था? तो देखिए, चालुक्य थे, सर्या, पाल और रथ। इनमें से जो चालुक्य राजवंश था इसने मध्य प्रदेश पर शासन किया था। ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सिंगा और दादूजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के लोकगीत हैं? तो ये जो है निमाड़ के लोकगीत हैं। राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, नौरता मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो ये जो नौरता है ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रचलित है। तो राइट आंसर इसका ए है। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा ये किसकी रचना है? तो देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा अगर आपको रचना पूछी जाए तो आप याद रखेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध। इसका राइट आंसर ए है। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है एक साहित्यिक डायरी, ये आपको याद रखना है। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म मध्य प्रदेश के श्योपुर कला में हुआ था, ये भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध सितार वादक जिन्होंने संगीत की शिक्षा सतना में मैहर से प्राप्त की थी? तो वह सितार वादक थे पंडित रविशंकर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए डी है। अगला प्रश्न है, मालवा क्षेत्र के नाथ समुदाय में संगीत का सबसे लोकप्रिय रूप इसका सस्वर पाठ है। तो देखिए, ये प्रश्न जो है पिछले समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी था जो 2017 में हुआ था उसमें पूछा गया था। पटवारी एग्जाम में भी पूछा गया था। लेकिन मैं इसके एक रोचक बात बताऊंगा। इस बार इस प्रश्न को 2000 जो अभी 22-23 में जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें इसको ऐसे घुमा के पूछा गया था कि भर्तहरि जो लोक गाथा है ये मालवा क्षेत्र में प्रचलित है, ये किसके द्वारा की जाती है? तो ठीक है, तो उसमें नाथ समुदाय ऑप्शन में था, तो ये जो है इसका राइट आंसर था। इसी प्रकार आपको याद रखना है ये भर्तृहरि जो लोक गाथा है ये नाथ समुदाय के द्वारा प्रचलित है। ठीक है, तो आयोग क्या करता है कि प्रश्नों को कभी कभी उल्टा पूछ देता है, तो आपको कैसे भी पूछे लेकिन आपको प्रश्न याद रखना है।
अगला प्रश्न है राखी की चुनौती, ये किसकी रचना है? देखिए राखी की चुनौती पूछे, मुकुल पूछे, त्रिधारा पूछे, सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, उन्मादिनी, झांसी की रानी, सभा के खेल, बचपन, ये सभी जो रचनाएं हैं ये प्रसिद्ध लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है गलत जोड़े को पहचाने त्योहार और उसके शहर के संदर्भ में। तो देखिए जो खजुराहो महोत्सव है ये खजुराहो में होता है, ये सही है। भगोरिया हाट महोत्सव झाबुआ में आयोजित होता है, ये भी सही है। अखिल भारतीय कालिदास समारोह उज्जैन में आयोजित होता है, ये भी सही है। लोक रंग महोत्सव ग्वालियर में आयोजित होता है, ये गलत है। जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर है लोक रंग महोत्सव भोपाल में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है सही जोड़े को चुनें। देखिए यहाँ सही जोड़े को चुनना है, ठीक है। तो यहाँ आपको कुछ गुफाएं दी गई हैं, उनके स्थान दिए गए हैं। उदयगिरी की गुफाएं भोजपुर में हैं, भोजपुर जो है ये रायसेन जिले में है, तो ये यहाँ पर स्थित नहीं है, ये सही नहीं है। भरतहरी की गुफाएं उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये विदिशा में है, ठीक है। भरतहरी की गुफाएं पूछें विदिशा में हैं, ये गलत है। भरतहरी की गुफाएं उज्जैन में हैं। पांडव गुफाएं पचमढ़ी में हैं, ये सही है। इस प्रश्न का राइट आंसर है भीमबेटका की गुफाएं उज्जैन में हैं, ये गलत है, ये रायसेन जिले में हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है यह एक मोरक्को यात्री थे जिसने अपने लेखों में खजुराहो के मंदिरों का उल्लेख किया है। तो देखिए मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था, इसने अपने लेख में खजुराहो के मंदिरों को लिखा है, तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है अजयगढ़ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो अजयगढ़ जो है घूमन सिंह राजा जो थे उनके द्वारा स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है मोहज माता का प्रसिद्ध मंदिर तेराही में स्थित है, यह किस जिले में स्थित है? तो जो तेराही है ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है, यहीं पर प्रसिद्ध मंदिर मोहज माता का मंदिर है। अगला प्रश्न है निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा निम्न में से किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ये प्रश्न 2023 में जो पीएससी की परीक्षा हुई थी प्री, उसमें पूछा गया है। तो अगर हम बात करें निर्मल वर्मा पुरस्कार की तो ये हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए दिया जाता है, लेकिन याद ये रखना है कि वह व्यक्ति जिसे ये दिया जाना है वह भारतीय प्रवासी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में वर्ष 2020 का विश्वामित्र पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश जो खेल पुरस्कार हैं उन्हें देने की घोषणाएं की गई हैं, तो इसमें जो प्रश्न बन सकते हैं उनको मैंने यहाँ उठाया है। अगर हम बात करें विश्वामित्र पुरस्कार की तो ये दिया गया है बैडमिंटन प्लेयर रही मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध खिलाड़ी रश्मि मालविया को, ठीक है। तो रश्मि मालवीय जो है इन्हें ये विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया है। हालांकि अभी ये जो है कोच या ट्रेनर के रूप में हैं, तो उसी लिए ये विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है हाल ही में 2020 का राज्य स्तरीय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे देने की घोषणा की गई है? तो राज्य स्तरीय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की अगर हम बात करें तो ये दिया गया है अनिल धूपर को, तो इसका राइट आंसर सी है। तो ये जो है टेनिस प्लेयर रहे हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 के लिए कितने खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार दिया जाएगा? ठीक है, तो ये जो घोषणा हुई है उसके अनुसार विक्रम पुरस्कार 11 खिलाड़ियों को दिया जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है ये भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। भोपाल के पहले कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए थे? ठीक है, तो भोपाल के जो पहले जब कमिश्नर प्रणाली शुरू हुई तो उसमें पहले जो कमिश्नर रहे हैं इनका नाम है मकरंद देउस्कर, राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 के लिए कितने खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार दिया जाएगा? देखिए एकलव्य पुरस्कार पूछे या विक्रम पुरस्कार पूछे, आपको याद रखना है संख्या 11, यानी कि 11 खिलाड़ियों को ही एकलव्य दिया गया है और दिया जाएगा और 11 को ही विक्रम पुरस्कार दिया जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एक तरफ आपको दिए गए हैं इनकी उपाधियां और दूसरी तरफ वह नाम दिए गए हैं। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है, ये सही है। आधुनिक चाणक्य जो है पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र को कहा जाता है, ये भी सही है। भगवान ओशो या रजनीश ओशो ये राजेंद्र कुमार जैन को कहा जाता है, ये भी सही है। मालवा का कबीर भर्तहरि को कहा जाता है, ये गलत है। मालवा का कबीर संत सिंगाजी को कहा जाता है, ये सही है। इस हिसाब से प्रश्न का राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है इनमें से सिनेमा जगत के किस प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था? तो देखिए अगर हम बात करें जया भादुरी की तो इनका जन्म जबलपुर में हुआ है। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ है। सलमान खान का जन्म इंदौर में हुआ है
और अगर हम बात करें आमिर खान की, तो इनका जन्म मुंबई में ही हुआ है, हालांकि इनकी पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश रही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाघों के बारे में वृद्धि, प्रचार प्रसार और जागरूकता के लिए 29 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ... 7वां टाइगर रिजर्व के गठन के रूप में मंजूरी दी गई है। तो ठीक है, अगर हम बात करें 7वां टाइगर रिजर्व, तो इसका नाम है वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो इसका राइट आंसर ए है। यह मुख्य रूप से दमोह में है, हालांकि इसका कुछ एरिया सागर और नरसिंहपुर में भी है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में देश का पहला कमल के आकार का जैन मंदिर कहां पर स्थापित किया गया है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसको मैंने करंट अफेयर्स के तौर पे लिया है। तो यह जो है पथरिया दमोह, मध्य प्रदेश के दमोह जिले में इसको निर्मित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ए है। यह भी काफ़ी अच्छा करंट अफेयर्स का प्रश्न है। 100वां प्रश्न है, यानी कि अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य उत्सव 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो राष्ट्रीय खाद्य उत्सव है और इसका जो आयोजन है ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। तो राइट आंसर इसका बी है। ये हमारा अंतिम प्रश्न था। यहाँ हमारे ये वीडियो समाप्त होती है। साथ में ही ये प्रश्न काफ़ी अच्छे स्तर के थे। कुछ इसमें करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया था। ये आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल में आने की काफ़ी हद तक संभावना है। इससे पहले के हमारे 11-12 जो वीडियो हैं उन्हें आप देख लें, आपको निश्चित तौर पे ये एमपी से पूरे प्रश्न इसी में से आ जाएंगे। एक आध अगर करंट अफेयर्स के छूटें तो बात अलग है। तो इनको जो ये प्रश्न लिए गए थे मेरे द्वारा, इसमें से 60 से 65% तो प्रीवियस ईयर के पेपर थे। कुछ इस साल के जो आयोग पीएससी ने जो प्रश्न दिए थे या पूछे थे उनको शामिल किया गया था। बाकी के कुछ प्रश्नों को करंट अफेयर्स के तौर पे शामिल किया गया था। कुछ प्रश्न जो ऐसे थे जिन्हें हमने पैटर्न के आधार पर, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है उनके आधार पर मैंने खुद से ये ऐड किए थे। तो ऐसे प्रश्नों को यहाँ समायोजित किया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो भी कर सकते हैं। आगे भी हमारे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।